हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज हम फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है सेल फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी का सिलेबस ओपन करके देखेंगे तो आपको ये जो सेल फिजियोलॉजी का टॉपिक है ये आपको होम्योस्टेसिस का सब टॉपिक देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया है, ये डिसाइड किया है कि मैं सेल फिजियोलॉजी यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, है ना, और किस तरह से सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो मैं किसमें कवर कराऊंगा, आपको सेल फिजियोलॉजी के अंडर कवर कराऊंगा। बाकी होम्योस्टेसिस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर एसिड बेस बैलेंस, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको होम्योस्टेसिस में पढ़ाऊंगा। यानी कि जो एनसीईआरटी में आपको होम्योस्टेसिस के अंडर ही ये जो सारी चीजें दी थी, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सेल फिजियोलॉजी, दूसरा होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो चलिए आप कंफ्यूज मत होना, एक प्रकार से हमने क्या किया है, होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर ही स्टार्ट किया है। ठीक, तो चलिए अब टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर वर्ड दिखाई दे रहा है जो कि सेल है। ठीक है, आप सभी को पता है जब आप 9th क्लास में थे तो आपने सेल की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देखी थी, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो सेल इज अन स्ट्रक्चरल, है ना, व्हाट इज सेल, सेल इज अन स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने ये 9th क्लास में डेफिनेशन देखी थी, है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यूनिट लगाना भूल गया। व्हाट इज सेल, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए इस लाइन को हम थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल क्या है तो आप कुछ इस प्रकार से डेफिनेशन देते हैं, सेल इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आपको दो चीज दिखाई दे रही है, सेल एक तो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, और दूसरा क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसका मतलब क्या है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो किसके बने हुए हैं, वो सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, है ना, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसके बने हुए हैं, वो सेल्स के बने हुए हैं। इसलिए हमने ये बोला कि सेल क्या है, सेल इज एन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। वही अगर मैं बात करता हूँ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं तो वो किस लेवल पर हो रहे हैं, वो सेल के लेवल पर हो रहे हैं। वो किस लेवल पर हो रहे हैं, सेल के लेवल पर हो रहे हैं। इसलिए हम ये बोल देते हैं कि सेल इज एन फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आप इसको एक और लाइन से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जैसे कि एक लाइन है कि द स्ट्रक्चर विच आर स्मॉलर देन सेल, स्ट्रक्चर विच आर स्मॉलर देन सेल। तो सेल से स्मॉलर क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स है ना, जो कि आपको सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स, ये सेल से क्या स्मॉलर है, हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका मतलब वो कौन सी स्मॉलर यूनिट है जो फंक्शनल है, तो वो क्या हो जाएगी, वो सेल है ना, वो क्या हो जाएगा, सेल। इससे स्मॉलेस्ट चीज तो है जो कि सेल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि वो खुद से फंक्शन नहीं कर सकती है। जो खुद से फंक्शन कर रही है वो क्या है, सेल। तो इसलिए हम सेल को क्या बोल देते हैं, सेल इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्यों बोला, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, है ना, सेल ही है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, आप सभी को पता है टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स बनता है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। ठीक है, स्ट्रक्चरल से भी ले लो आप और फंक्शनल से भी आप ले लो। ठीक है, तो व्हाट इज सेल,
सेल इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कुछ इस प्रकार से आपने ऑलरेडी 9th में डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। और जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो वहां पर आपको 11th में भी यही सेम डेफिनेशन देखने को मिली थी, है ना। जब आपने सेल का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर आपको सेम वही डेफिनेशन देखने को मिली थी कि सेल इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और वहीं पर आपको एक ये लाइन देखने को मिली थी कि सेल ऑर्गेनेल्स हैव नो फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। इसका मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी सेल हो जाएगी, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर सेल जो है ये तो हमने एक डेफिनेशन देखी, ठीक है। इसके अलावा आप सेल को कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से भी आप सेल को कुछ डिफाइन कर सकते हैं कि सेल क्या है, सेल इज अन कंपार्टमेंट, है ना। सेल क्या है, सेल इज अन कंपार्टमेंट। सेल क्या है, सेल इज अन कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट यानी कि चेंबर, कंपार्टमेंट यानी कि चेंबर। सेल क्या है, सेल इज एन कंपार्टमेंट या चेंबर जो क्या करता है, जो क्या करता है, विच सेपरेट आउटर इन्वायरमेंट एंड इनर इन्वायरमेंट। जो क्या करता है, विच सेपरेट आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट, आउटर एंड इनर एक्वस इन्वायरमेंट, ऐसा बोल दो आप, आउटर एंड इनर एक्वस इन्वायरमेंट, है ना। कुछ इस प्रकार से भी आप सेल को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज सेल, सेल इज एन कंपार्टमेंट या सेल इज एन चेंबर जो क्या करता है, विच सेपरेट आउटर एंड इनर एक्वस इन्वायरमेंट। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर क्या बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्या बनाया, एक सेल बनाई, ठीक है, एक ये सेल बनाई, ठीक है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया आपके सामने, सेल बनाया, है ना। ये क्या है, आउटर, है ना, आउटर इन्वायरमेंट, आउटर एक्वस इन्वायरमेंट, है ना। एक्वस यानी कि एक्वस यानी कि पानी से भरा हुआ एक प्रकार से, ऐसा बोलो, ठीक है। आउटर एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। और अंदर भी क्या है, सेल के अंदर भी क्या है, पानी भरा हुआ है, यानी कि इनर एक्वस इन्वायरमेंट, यानी कि क्या हो जाएगा, इनर एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है, इनर एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये जो इनर एक्वस इन्वायरमेंट जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कई सारी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। और आउटर एक्वस इन्वायरमेंट जो है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कई सारी रिएक्शंस हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रही है, कई सारी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी रिएक्शन हो रही है और आउटर इन्वायरमेंट जो यहाँ पर भी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, वो एंजाइम्स के थ्रू हो रही है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोल देते हैं, है ना। यानी कि सेल्स के अंदर जो रिएक्शन हो रही है इनको हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, which are taking place under the action of enzymes, ठीक है। तो आउटर इन्वायरमेंट में जो रिएक्शंस हो रही है और ये जो इनर इन्वायरमेंट जो सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या प्रेजेंट है, बाउंड्री प्रेजेंट है, बीच में क्या प्रेजेंट है, बाउंड्री प्रेजेंट है, जो कि क्या है, सेल का ही पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज सेल, सेल इज एन कंपार्टमेंट, एक आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है जो क्या कर रहा है, जो आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट, आउटर एक्वस इन्वायरमेंट और इनर एक्वस इन्वायरमेंट, इन दोनों क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो सेल की आपको कुछ इस प्रकार से डेफिनेशन देखने को मिलती है, व्हाट इज सेल, सेल इज एन कंपार्टमेंट या चेंबर है जो क्या करता है, विच सेपरेट आउटर एंड इनर एक्वस इन्वायरमेंट, है ना। तो ये क्यों जरूरी था, क्योंकि सेल के बाहर भी कैसे रिएक्शंस हो रही है और सेल के अंदर भी कैसे रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों को, यानी कि बाहर जो रिएक्शंस हो रही है, अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक बाउंड्री की रिक्वायरमेंट है ना, जो कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो कि किसका पार्ट है, जो कि सेल का पार्ट, यानी कि सेल आप देखेंगे तो एक तरह से चेंबर है जो क्या कर रहा है, आउटर एक्वस एनवायरनमेंट और इनर एक्वस एनवायरनमेंट, इन दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये समझने की जरूरत है कि इस तरह से चेंबर का फॉर्मेशन किस तरह से, मतलब कैसे हुआ होगा। अगर आप इसको समझ जाएंगे, है ना, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो अल्टीमेटली आप इसको समझ जाएंगे कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि इस बाउंड्री का फॉर्मेशन हुआ, इसी से आपका ये चेंबर लाइक स्ट्रक्चर बना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ आ जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप ये समझ जाएंगे कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली इस बाउंड्री के बनने के बाद तो सेल बनी है। सेल को हमने क्या बोला, चेंबर, और चेंबर कब बना, जब ये मेम्ब्रेन क्रिएट हुई, ठीक है।
तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, उससे पहले आप ये जानिए कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। तो आप सभी को पता है, आप सभी पढ़ के आए हैं, है ना, नेट में पढ़ के आए कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है ना। ये किसकी बनी हुई होती है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है ना, लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। साथ में यहाँ पर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इन लिपिड मॉलिक्यूल्स से ये पूरी बाउंड्री कैसे क्रिएट हुई। तो इसको आप समझने की कुछ कोशिश कीजिए कि पहले क्या हुआ होगा जब सेल का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। पहले क्या हुआ होगा जब सेल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो पहले तो क्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि वहां पर क्या पूरा पानी पानी है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि वहां पर क्या है, पूरा पानी है, मतलब एक प्रकार से एक्वस इन्वायरमेंट था, है ना। कैसा था, एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है, कैसा इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट था। और इस एक्वस इन्वायरमेंट में कई सारे लिपिड्स थे, है ना। इस एक्वस इन्वायरमेंट में क्या थे, इस एक्वस इन्वायरमेंट में कई सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स थे, लिपिड मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, और अगर आप लिपिड मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो लिपिड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है ना। लिपिड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह से, है ना। उसमें क्या प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम हेड की बात करते हैं तो हेड जो होता है इसका कैसा नेचर होता है, पोलर नेचर होता है। पोलर यानी कि ये कैसे होती है, चार्जेबल होती है। ठीक है, और इस टेल की अगर हम बात करते हैं जो कि किसकी बनी हुई होती है, जो कि किसकी बनी होती है, जो कि फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है ना। जो कि किसकी बनी होती है, फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, जो किसकी बनी होती है, फैटी एसिड्स की बनी होती है। और ये जो टेल होती है ये कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक होती है ना। ये कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर को क्या करती है, रिपल करती है ना, हाइड्रोफोबिक होती है। और ये जो हेड होता है ना, ये जो हेड होता है ये कैसा होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये वाटर को क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक, तो ये सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन इन लिपिड मॉलिक्यूल से कैसे हुआ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ एक्वस एनवायरनमेंट था इस तरह से। ठीक है, उसमें कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स थे, कुछ इस तरह से लिपिड मॉलिक्यूल्स, कई सारे क्या थे, इस तरह से लिपिड मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे, है ना। इस तरह से लिपिड मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे। ठीक है, इस तरह से क्या थे, लिपिड मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे। ठीक है, और आपने 11th में बायोमोलिक्यूल्स में एक चीज देखी होगी कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका एक नेचर होता है, और वो नेचर क्या है, एग्रीगेट करने का, है ना, एग्रीगेट करने का, यानी कि इकट्ठा होने का। इनका क्या नेचर होता है, इनका एग्रीगेट यानी कि इकट्ठा होने का क्या नेचर होता है। ठीक है, तो पानी में क्या थे, कई सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे। ठीक है, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एग्रीगेट करना स्टार्ट हुए, है ना, एग्रीगेट करना क्या स्टार्ट हुए। और आप सभी को बताया कि जब कोई चीज जो होती है, जब कोई चीज जो होती है कुछ मूवमेंट करती है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना पसंद करती है। तो ये कई सारे लिपिड्स जो थे ये भी स्टेबल इस तरह से अपने आप को एग्रीगेट किए, इस तरह से अपने आप को ओरिएंट करे कि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल कैसे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें दो पार्ट प्रेजेंट है, एक हेड प्रेजेंट है, एक टेल प्रेजेंट है। टेल जो है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, और हेड जो है ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, और टेल जो है वाटर से क्या कर रही है, रिपल हो रही है। ठीक है, तो ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स कि हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट जो वाटर से छुप जाए, और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाए। तो ये कई सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। ये कई सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। चलो एग्रीगेट करने यहाँ पर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एग्रीगेट करते हैं कि हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो वाटर से छुप जाए, और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आ जाए। मतलब कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मान लो ये क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करती है, एग्रीगेट करना चालू करते हैं, है ना। देखिए आप देखते जाइए, कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से क्या करते हैं, एग्रीगेट करना चालू करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर, है ना, ये क्या है, ये हेड है ना, ये क्या है, ये हेड है, और ये क्या है, टेल है। ठीक है, ये वाला पार्ट कैसा है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाला पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर इस साइड से ये वाला पार्ट क्या हो गया, छुप गया, है ना। इसके पास में इसका ही भाई आ गया, एक प्रकार से सब बोल लो, है ना। और यहाँ पर भी इसके पास में इसका ही भाई आ गया। ठीक है, अब ऊपर बाकी है, ऊपर बाकी है। अब ऊपर से भी आपको ये करना है ना, ऊपर से भी आपको ये करना है, छुपाना है। तो ऊपर भी क्या हो गए, ऊपर भी क्या हो गए, कुछ इस तरह से लिपिड मॉलिक्यूल अरेंज हो गए। ऊपर भी कुछ इस तरह से क्या हो गए, लिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर भी क्या हो गया, इधर से भी छुप गए, इधर से भी छुप गए, और इधर से भी छुप गए। यानी कि अब देखिए यहाँ पर इस तरह के ओरिएंटेशन में आप एक चीज देखिए, है ना। एक मिनट,
इसको रिमूव करना, इसको मूव करना यार। एक मिनट, देखिए चलो इसको मैं फिर से बना देता हूँ थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि हाँ क्या समझाने जैसा है नहीं। देखिए तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला आपको, ये कुछ इस तरह से एग्रीगेट किए है ना, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या किए। अब थोड़ा आप देखो, थोड़ा आप सुनते जाइए, एकदम बेसिक आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इस सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ और किस तरह से एक चेंबर बना और हमने क्यों सेल को कंपार्टमेंट बोला। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करते हैं वो मॉलिक्यूल्स, वो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कुछ इस तरह से एग्रीगेट करते हैं कि आपके हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाए, पानी से छुप जाए, है ना। हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट क्या हो जाए, पानी से छुप जाए, और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है वो पानी के कॉन्टेक्ट में आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, है ना, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला पार्ट भी क्या हाइड्रोफोबिक है ना। तो देखिए आप यहाँ पर, और ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ये वाला हाइड्रोफिलिक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्वस नेचर है ना, पानी है, और यहाँ पर भी क्या एक्वस है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है कुछ इस तरह से अरेंज किए कि हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट इसके पास में आ गया, और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट एक दूसरे के पास में आ गए, यानी कि फैटी एसिड जो एक दूसरे के पास में आ गए। फैटी एसिड्स को, इसको आप कुछ इस प्रकार से भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, तपेली लो, तपेली में 2 बूंद ऑयल की डालो, है ना, तो ऑयल कैसे एक, आप भले एक ऑयल को यहाँ डालोगे, एक ड्रॉप को यहाँ डालोगे, दोनों ड्रॉप कैसे फिर भी एक दूसरे के पास में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो फैटी एसिड जो होता है, ऑयल जो होता है, उसका क्या नेचर होता है, ये पानी से क्या करती है, रिपल करती है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। तो आप उस ऑयल को आप फैटी एसिड से कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो फैटी एसिड जो था वो क्या कर रहा था, इस पानी से क्या हो रहा था, रिपल हो रहा था, और अपने ऑयल यानी कि अपने अपने भाई से चिपक गया, एक प्रकार से बोल लो। तो देखिए आप यहाँ पर अपने हाइड्रोफोबिक वाले नेचर से मतलब सब इकट्ठे हो गई है, यानी कि ये क्या हो गया, पानी से दूर चले गया, पानी से रिपल हो गया, और अपने आप को ये लिपिड मॉलिक्यूल्स ने कुछ इस तरह से अरेंज किया कि हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट एक्वस वाले के साइड आ गया, इधर भी देखिए आप हाइड्रोफिलिक वाला एक्वस के साइड आ गया, और हाइड्रोफोबिक वाला वो क्या हो गया, वाटर से रिपल हो गया। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर ओरिएंटेशन हुआ। ठीक है, और इस तरह के ओरिएंटेशन के लिए यहाँ पर 2 लेयर की रिक्वायरमेंट हुई। पहली लेयर ये है ना, पहली लेयर क्या है, पहली लेयर ये है ना, पहली लेयर ये, और दूसरी लेयर ये। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से यहाँ पर बाई लेयर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप इस तरह से ओरिएंटेशन चलते जाएगा, ये ओरिएंटेशन क्या होगा, चलते जाएगा, पहली मेम्ब्रेन ये है ना, इस तरह से ये ओरिएंटेशन चलते जाएगा, है ना, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। वैसे यहाँ पर भी ये ओरिएंटेशन चलते जाएगा, पूरा जब गोल घेरा बन जाएगा, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चेंबर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाला क्या होगा, अंदर वाला भी एक्वस है, बाहर भी एक्वस है, बीच में मेम्ब्रेन आ गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से क्या होता है, एक चेंबर का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये लिपिड मॉलिक्यूल्स अपने आप को ओरिएंट करते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं, है ना, बाउंड्री बनाते हैं, और बाउंड्री बनाकर एक चेंबर क्रिएट कर देते हैं, और इस चेंबर को हम क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। ठीक है, और ये चेंबर क्या करता है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, आउटर एक्वस एनवायरनमेंट जो है, ये बाहर जो एक्वस एनवायरनमेंट है और जो अंदर वाला एक्वस एनवायरनमेंट है, इन दोनों क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। ठीक है, अंदर जो एक्वस एनवायरनमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF, और बाहर वाला जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो देखिए यहाँ पर ECF और ICF को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या बन गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। इस तरह से क्या हो गया, चेंबर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और इस चेंबर लाइक स्ट्रक्चर को, इस तरह के कंपार्टमेंट को हम क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, साथ में यहाँ पर प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। आपको बताया लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एग्रीगेट करने का नेचर होता है। ठीक है, और लिपिड मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो हेड होगा, इसमें होता है, और क्या होता है, टेल होता है। ठीक है ना, एक प्रकार से फॉस्फोलिपिड है ये। ठीक है, तो हेड होता है, फॉस्फोलिपिड में हेड और टेल होता है। ठीक है, हेड जो होता है कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग नेचर होता है उसका। ठीक है, और टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक, उसका वाटर क्या करती है, रिपल करती है। तो जब ये एग्रीगेट करते हैं तो अपने आप को कुछ इस तरह से ओरिएंटेशन में लाते हैं, है ना, अपने आप को कुछ इस तरह से ओरिएंट करते हैं, अपने आप को कुछ इस तरह से स्टेबल करते हैं कि हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो वाटर से दूर हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट देखो वाटर कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, एक दूसरे के पास यहाँ पर सिर्फ फैटी एसिड है, फैटी एसिड। ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट क्या वाटर कॉन्टेक्ट में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से जब ओरिएंटेशन होता है ना, और जब ये पूरा अरेंजमेंट हो जाता है तो एक चेंबर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये मेम्ब्रेन जो होती है क्या करती है, आउटर एक्वस इन्वायरमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं ECF, और इनर एक्वस इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं ICF, इसको क्या करता है, ये सेपरेट करता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि सेल इज एन कंपार्टमेंट और चेंबर जो क्या करता है, विच सेपरेट किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आउटर एंड इनर एक्वस इन्वायरमेंट। आगे बात समझ में। और दूसरी डेफिनेशन हमने क्या देखी, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम नोट्स पे आते हैं फटाफट। अब थोड़ा जल्दी खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोला, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। अब सारी चीज मैंने समझा दी है। सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। द टर्म, हाँ, अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी। ये आपको कौन दिखाई दे रहे हैं, ये आपको रॉबर्ट हुक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने ही क्या किया था, 1665 में क्या करी थी, सेल की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने क्या किया, बार्क ऑफ ट्री लिया, हाँ, ट्री का बार्क लिया, उसको किसके अंदर रखा, इस तरह के एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। जब उन्होंने रखा तो उनको कुछ इस तरह से यहाँ पर चेंबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, है ना। उनको क्या दिखाई दिए, इस तरह से कुछ चेंबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। और इन चेंबर लाइक स्ट्रक्चर को, इन तरह के कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, उन्होंने सेल नाम दे दिया, है ना। रॉबर्ट हुक ने जो जिस सेल की डिस्कवरी करी थी वो कैसी सेल थी, वो डेड सेल थी। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ था तो वो किसने किया था, वो एंटोन वॉन लीवनहुक ने किया था। किसने किया था, एंटोन वॉन लीवनहुक ने, है ना। और न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, सेल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक, किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए आप यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखे हुए, डिस्कवर डेट अ कॉक व्हेन सीन अंडर द माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, यानी कि चेंबर्स, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, जिसको हम सेल, और मैंने आपको समझा दिया कंपार्टमेंट या चेंबर क्यों बोलते हैं हम सेल को। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखेंगे। तो आप सेल को अगर देखेंगे तो सेल में आपको दो पार्ट दिखाई देगा, एक सेल बॉडी और सेल बॉडी को कवर करने वाली मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इच सेल जो होता है, हर एक सेल जो होती है किससे बनी होती है, सेल बॉडी से बनी हुई होती है। एंड इस सेल बॉडी को कवर करने वाली मेम्ब्रेन जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अगर आप सेल बॉडी को देखेंगे, है ना, अगर आप सेल बॉडी को देखेंगे तो सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक तो क्या होता है न्यूक्लियस, एक तो क्या होता है न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस के आसपास क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो मोटा मोटा देखें तो सेल के स्ट्रक्चर में आपको मेनली तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। आउटर साइड जो होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आपको साइटोप्लाज्म, बीच में आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कई सारे फिर सेल ऑर्गेनिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर सेल बॉडी जो है इसमें दो पार्ट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस को सराउंड करके रखता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल आर ऑफ थ्री कैटेगरीज, यानी कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा और यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर अब हम सेल का पहला कंपोनेंट जो कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन, उसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीट इन्वेलपिंग द सेल बॉडी, है ना। तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक तरह का इन्वेलपिंग शीट होता है जो क्या करता है, सेल बॉडी को कवर करके रखता है। एक तरह क्या होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, ऑलरेडी आपको जो नोट्स में लेकर आया हूँ ना, मैक्सिमम चीज मैंने आपको डायग्राम और सेल का, जब सेल के फॉर्मेशन कैसे होता है तो वहीं पर मैंने आपको बता दिया। देखिए आप यहाँ पर ये मेम्ब्रेन क्या करती है, सेपरेट द फ्लूइड व्हिच इज आउटसाइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड द फ्लूइड व्हिच इज इनसाइड, दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। द सेल मेम्ब्रेन इज अ, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सो देयर इज फ्री एक्सचेंज होता है किसके बीच में, सर्टेन सब्सटेंसेस बिटवीन द ECF एंड ICF। बट इसकी थिकनेस की बात करें 75 to 111 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन एक तो किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। लिपिड का कितना परसेंटेज होता है, 40% होता है। ठीक है, उसके बाद किसका परसेंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 55%,
लिपिड प्रेजेंट होता है 40% और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर कितने 5%। ठीक है, तो किस किस की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 सब्सटेंसेस। एक तो क्या हो जाएगा लिपिड्स, देन एसोसिएटेड प्रोटीन्स एंड देन क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? लिपिड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिपिड्स के बारे में। ठीक है, द सेंट्रल लिपिड, देखो सेंट्रल लिपिड लेयर इज अ बाइलेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिपिड जो होती है कैसे होती है? बाइलेयर होती है। और बाइलेयर क्यों करना पड़ा? बाइलेयर इसलिए करना पड़ा ताकि इसका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ना, ये इस तरह से लिपिड को हमने क्या बोला था कि लिपिड इज अ बाइलेयर है ना। तो इस तरह से बाइलेयर हमने क्यों बोला? मतलब बाइलेयर मतलब लिपिड की 2 लेयर क्यों बनानी पड़ी? ताकि ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो है वो वाटर से क्या हो जाए? रिपेल हो जाए, है ना, वाटर से बच जाए, एक प्रकार से ऐसा बोल दो, है ना, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से लिपिड कैसे होती है? बाइलेयर होती है ना। लिपिड लेयर जो होती है कैसे होती है? बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है ना। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिपिड लेयर इज दैट, हाँ अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिपिड लेयर इज दैट इट इज फ्लूइड इन नेचर। फ्लूइड इन नेचर का मतलब क्या हो जाएगा? फ्लूइड इन नेचर का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड जो है, यानी कि जो लिपिड लेयर जो होती है ना, लिपिड लेयर जो होती है वो कैसे होती है? वो सॉलिड ना होकर कैसे होती है? फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है उसका? फ्लूइड नेचर होता है। यानी कि फ्लूइड नेचर यानी कि ये क्या शो कर सकती है? इट कैन शो लेटरल मूवमेंट, इट कैन शो लेटरल मूवमेंट, इट कैन शो लेटरल मूवमेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो लिपिड लेयर होती है, आपकी जो लिपिड लेयर होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो फिक्स नहीं होती है, वो क्या करती है? वो लेटरल मूवमेंट शो करती है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्लूइडिटी। और आपको हम बता दूं फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी जो है ना, ये वाली जो फ्लूइडिटी है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिपिड लेयर की ये जो फ्लूइडिटी वाली जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्योंकि इस फ्लूइडिटी की वजह से ही, इस फ्लूइडिटी की वजह से ही क्या हो रहा है? सेल में एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। एक्सोसाइटोसिस है ना, एक्सो सेल में क्या हो रहा है? एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया। इस फ्लूइडिटी की वजह से ही है ना, इस फ्लूइडिटी की वजह से ही क्या हो रहा है? सेल में एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। इस फ्लूइडिटी की वजह से ही सेल में क्या हो रहा है? एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है ना। इस फ्लूइडिटी की वजह से ही सेल में क्या हो रहा है? सेल में बायोजेनेसिस हो रहा है। सेल में क्या हो रहा है? सेल में बायोजेनेसिस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं, एक्सोसाइटोसिस का एग्जांपल देखिए। एक्सोसाइटोसिस जैसे कि मान लो ये सेल है ना, जैसे कि मान लो ये क्या है? एक सेल है, ठीक है, और इसने क्या किया? इसने एक हार्मोन रिलीज किया है ना, इसने एक हार्मोन वेसिकल्स को रिलीज किया, ठीक है। तो ये हार्मोन को क्या करना है? बाहर जाना है ना। जैसे कि मान लो ये आपकी पेनक्रियाटिक सेल है, इसने इंसुलिन बनाया और इसको इंसुलिन को बाहर भेजना है, ठीक है। तो अगर मान लो तो किस तो एक मिनट, तो किस तरह से ये बाहर निकलेगा? तो ये क्या होगा? ये पहले इधर आएगा, मेम्ब्रेन के पास आएगा, है ना। ये वाला जो हार्मोन है, हार्मोन वेसिकल्स मेम्ब्रेन पर आएगा, इसको पंक्चर करेगा, है ना, मेम्ब्रेन को पंक्चर करेगा और ये झट से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मेम्ब्रेन को पंक्चर करेगा और झट से क्या हो जाएगा? ये बाहर आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये हार्मोन वेसिकल जो आसानी से बाहर कैसे चले गया? ताकि इसलिए क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन थी इसका कैसा नेचर था? फ्लूइड वाला नेचर, फ्लूइडिटी वाला नेचर के कारण। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि ये वेसिकल्स जो है यहाँ पर गया, इसने पंक्चर किया, है ना, इसने क्या करा? पंक्चर करा यानी कि खोला इसको, है ना, यानी कि आप कैसे बोलो, इसने खोला, है ना, इसने खोला और खोलने के बाद क्या किया? वो पूरा आउटेज हो गया, है ना। मतलब ऐसा बोल दो आप कि ये वेसिकल्स जो है ना, ये वेसिकल्स जो है ये क्या हुआ? मेम्ब्रेन के पास गया, फ्लूइडिटी नेचर के कारण उसको पंक्चर किया और बाहर निकल गया। अगर मान लो सॉलिड होता तो ये हार्मोन बना ही बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वही दूसरा हमने क्या बोला? एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है तो वो भी किसकी वजह से होती है?
लिपिड लेयर के फ्लूइडिटी नेचर के कारण ही होती है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लो WBC सेल है ना, जैसे कि मान लो क्या है आपकी WBC सेल है, यहाँ पर मान लो कोई बैक्टीरिया है ना, यहाँ पर मान लो क्या है कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया को इसको क्या करना है, इंगल्फ करना है ना। तो क्या करेगा, इसके पास जाएगा, है ना, इसके पास जाएगा और क्या करेगा, इसको इसको अंदर ले लेगा, इसको अंदर ले लेगा, फिर वापस उस चीज को पैक कर देगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पाया, दिस इज ड्यू टू फ्लूइडिटी नेचर। अगर सॉलिड नेचर होता तो उसको लेना क्या होता, इंगल्फ करना क्या होता, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और तीसरा हमने क्या बोला, तीसरा हमने क्या बोला, बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। जैसे कि मान लो एक सेल है ना, ये एक सेल है, इससे क्या बनेगी, मान लो माइटोटिक से क्या हुआ, दो सेल बनी, ठीक है। तो अब ये तो क्या है, अभी छोटी सेल है, इसका लेकिन सरफेस एरिया बढ़ाना है। सरफेस एरिया कब बढ़ेगा, जब ये मेम्ब्रेन बढ़ेगी, है ना, जब ये मेम्ब्रेन बढ़ेगी तो सेल क्या करती है, कई सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स को बनाती है। तो वो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो इस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। क्यों अरेंज हो जाते हैं, दिस इज ड्यू टू फ्लूइडिटी नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह से एक्सोसाइटोसिस की जो प्रोसेस हो रही है, एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस हो रही है, बायोजेनेसिस की जो प्रोसेस हो रही है ना। तो ये सब क्यों पॉसिबल है, क्योंकि लिपिड का जो कैसा नेचर है, फ्लूइडिटी नेचर है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्लूइडिटी वाला है ना, and not a solid nature, ठीक है। तो कैसा होता है, the characteristic feature of lipid layer is that it is fluid in nature and not a solid structure. So the portion of the membrane move from one point to, देखिए तो ये एक तरह से लेटरल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो कुछ पोर्शन जो होता है किसका, लिपिड का, वो क्या करता है, मूव करता है along the surface of the cell, यानी कि लेटरल मूवमेंट को शो करता है ये लिपिड, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मेजर लिपिड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो एक यहाँ पर क्या होता है, फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। तो ये जो दिखाई दे रहे स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज फास्फोलिपिड, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज फास्फोलिपिड, ठीक है। और इस फास्फोलिपिड को अगर आप देखेंगे तो फास्फोलिपिड में आपको दो पार्ट दिखाई देगा, है ना। एक तो क्या दिखाई देगा, हेड, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ हेड। और दूसरा आपको क्या दिखाई देगा, दूसरा आपको टेल दिखाई देगा, ठीक है। हेड की अगर हम बात करते हैं, हेड कैसा होता है, पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर बोल दो, या कैसा होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर से क्या होता है, ये अट्रैक्ट करने वाला होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। वही अगर हम बात करते हैं टेल, टेल जो होती है ये कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, है ना। ये कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि वाटर से क्या करती है, रिपल करती है, ठीक है। तो जब इस बाई लेयर का फॉर्मेशन होता है तो ये अपने आप को कुछ इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि ये जो टेल वाला, यानी कि ये जो फैटी एसिड्स जो है ना, ये जो फैटी एसिड्स जो है ये क्या हो जाए, ये एक दूसरे के पास में आ जाए और वाटर से क्या हो जाए, रिपल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, बाई लेयर में क्या करती है, अपने आप को अरेंज करती है, ठीक है। और अरेंजमेंट के दौरान हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, यानी कि जो हेड वाले पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वस की साइड में चले जाते हैं। इधर देखिए, इधर भी एक्वस नेचर है ना, और बीच में क्या आ गया आपका, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, ये आपका हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये सब आपके फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है। तो मेजर लिपिड्स यहाँ पर एक तो क्या बोला, फास्फोलिपिड, साथ में यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो बीच बीच में इन फास्फोलिपिड्स के बीच में क्या होते हैं, कई सारे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि ये जो लिपिड होता है इसका क्या होता है, फ्लूइडिटी नेचर होता है ना। तो इस मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी देने के लिए, इनको पैक करने के लिए, अब चूंकि ये फास्फोलिपिड कैसे सॉफ्ट नेचर के है ना, तो इनको पैक करने के लिए, इसके रिजिडिटी को मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन की, यहाँ पर क्या होते हैं, कई सारे कोलेस्ट्रॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन को पैक करके रखते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स आर द सब्सटेंसेस कंटेनिंग फास्फोरस का बना होता है और फैटी एसिड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन टू लेयर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है ना, ईच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल रिसेंबल्स द हेड पिन, है ना। इस तरह से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना। द आउटर पार्ट जो होता है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हेड, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हेड बोलते हैं। एंड इनर पोर्शन जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, टेल, यानी कि ये जो इनर पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम टेल बोल देते हैं, ठीक है। हेड पोर्शन जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। टेल पोर्शन जो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर रिपल नेचर होता है इसका, ठीक है। टू लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट, हाँ, और ये फास्फोलिपिड्स जो होते हैं, फास्फोलिपिड्स की जो दो लेयर होती है ना, ये जो फास्फोलिपिड्स की दो लेयर होती है वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करती है कि हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन जो है वो किधर आ जाए, वाटर की साइड आ जाए, है ना, वो किधर आ जाए। देखिए आप यहाँ पर द टू लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक टेल पोर्शंस मीट इन द सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना, यानी कि अवे फ्रॉम द वाटर,
एंड हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है ऑफ आउटर लेयर है ना, ऑफ आउटर लेयर फेस द ECF एंड दोज ऑफ इनर लेयर फेस द ICF, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करती है ना। जब सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है तो अपने आप को कुछ इस तरह से ओरिएंट करती है कि हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन बीच में आ जाए और हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन किधर आ जाए, बाहर की साइड, इधर ECF और इधर ICF, ठीक है, इस तरह से बोला गया है ना। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कोलेस्ट्रॉल। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। देखो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन बिटवीन द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होता है, तो फास्फोलिपिड्स आर सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ऑयली स्ट्रक्चर होता है इनका, एंड कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, हेल्प्स टू पैक द फास्फोलिपिड, यानी कि उनको पैक करने का काम करता है। सो कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पांसिबल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका फंक्शन देखिए, अब देखो जैसे कि हमने क्या बोला कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ना, ये क्या है, ये आपका लिपिड मॉलिक्यूल है ना, ये क्या है आपका लिपिड मॉलिक्यूल है, मतलब लिपिड लेयर है, लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि लिपिड में जो क्या हो जाए, जो सब्सटेंस सोल्यूबल हो जाए, जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है, जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है, और साथ में जो स्मॉल साइज के सब्सटेंसेस है ना, जिनका क्या स्मॉल साइज है, वो क्या हो जाए, इनके थ्रू आसानी से पास हो जाते हैं, है ना। तो ये इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। लिपिड लेयर जो होती है, बाई लेयर, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जितने भी लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाए, इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाए, इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर भी चल जाए या सेल से बाहर भी आ जाए, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं अपन प्रोटीन्स की, ठीक है। तो अभी हमने लिपिड देख लिया, अब यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ना, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है, लिपिड बाई लेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है ना, ये लिपिड बाई लेयर हम पहले बना देता हूँ मैं फटाफट, है ना। ये जो लिपिड बाई लेयर है ये क्या करती है, दिस ओनली है ना, ये जो लिपिड बाई लेयर है ये क्या करती है, दिस ओनली ट्रांसपोर्ट, है ना, दिस ओनली ट्रांसपोर्ट लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को, या जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स है ना, या जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स है उनको ही क्या करती है, उनको ही पास करती है ना, उनको ही पास करती है, ठीक है। देन व्हाट अबाउट लार्जर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मान लो ये कोई लार्ज मॉलिक्यूल है ना, ये लार्ज मॉलिक्यूल है ना, और इसका क्या है, पोलर नेचर, यानी कि चार्जेबल है, ठीक है। वैसे यहाँ पर अंदर की साइड मान लो कोई लार्ज मॉलिक्यूल है और इसका क्या पोलर नेचर है, तो वो लिपिड मॉलिक्यूल से पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोफिलिक जो होता है ये भी कैसा होता है, चार्जेबल होता है, हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है ये भी चार्जेबल होता है, ये भी क्या चार्जेबल है, ठीक है। और ये वाला जो मॉलिक्यूल ये भी चार्जेबल है, ये भी चार्जेबल है, यानी कि इसको आप मान लो, ये मान लो ये सोडियम आयन है ना, ये सोडियम आयन है, ठीक है, और इसको आप मान लो पोटेशियम आयन, ठीक है। तो ये सोडियम आयन पोटेशियम आयन इनसे पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जैसे ये आएगा है ना, जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स आएगा यहाँ पर, तो इसको क्या कर देगा, ये इसको क्या कर देगा, रिपल कर देगा, है ना। जैसे ये आएगा इसको भी क्या कर देगा, रिपल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या प्रेजेंट होते हैं, इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कई सारे एसोसिएटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एसोसिएटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स, है ना, किसके फॉर्म में, चैनल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कैरियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इस तरह के जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जो पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स है, उनको क्या करता है, पास करता है, ठीक है। तो और ये जो चैनल्स जो होते हैं, है ना, ये जो चैनल्स जो होते हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर किसके बने होते हैं, ये पेप्टाइड चेन के बने होते हैं, है ना है ना, पेप्टाइड चेन के बने होते हैं। तो पेप्टाइड चेन जो होती है अपने आप को कुछ इस तरह से ओरिएंट करती है ना, अपने आप को कुछ, ये पेप्टाइड चेन जो होती है अपने आप को क्या करती है, कुछ इस प्रकार से, है ना, ये पेप्टाइड चेन मान लो, ठीक है। तो अपने आप को कुछ इस तरह से क्या करती है, इस तरह से क्या करती है, ओरिएंट करती है, ताकि यहाँ पर क्या बन जाए, ताकि यहाँ पर क्या बन जाए, एक टनल बन जाए, एक चैनल बन जाए, है ना, एक क्या बन जाए, चैनल बन जाए, इस तरह से क्या बन जाए, चैनल बन जाए, ठीक है। और इसमें क्या भरा होगा, इसमें पानी भरा होगा, एक्वस, ये भी एक्वस नेचर का होगा, ठीक है।
तो एक्वस प्रोटीन्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वस चैनल या एक्वस प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो वाटर सोल्यूबल है ना, जो वाटर सोल्यूबल है यानी कि लिपिड सोल्यूबल नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इस चैनल के थ्रू अंदर चले जाएगा। जो चार्जेबल है ना, जो चार्जेबल है, इससे तो रिपल कर रहा था, वो भी क्या हो जाएगा, इससे अंदर चले जाएगा। और जो लार्ज मोलिक्यूल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इसके थ्रू अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कई सारे कैरियर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कई सारे कैरियर प्रोटीन्स जो क्या करते हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या करते हैं, सब्सटेंस को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इन और आउट ऑफ द सेल। कैरियर प्रोटीन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लो आपने जेसीबी देखी, जेसीबी है ना, जेसीबी देखी, जैसे कि यहाँ पर जेसीबी टाइप बता देता हूँ कुछ, उसका एक हेकड़ा होता है इस तरह से, ठीक है, हेकड़ा होता है इस तरह से। तो क्या करता है, इधर की मिट्टी को इधर डालता है, जेसीबी डालते हैं ऐसा करके। तो ठीक उस प्रकार से कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, यहाँ पर कोई सब्सटेंस है इसको लेता है और इसको अंदर करता है, अंदर का सब इसको लेता है बाहर करता है, इसलिए इसको कैरियर बोला, ठीक है। तो इस तरह से जो वाटर सोल्यूबल है, जो चार्जेबल वाले मोलिक्यूल्स है ना, पोलर नेचर के जो मोलिक्यूल्स है, ठीक है, और जो लार्ज साइज के मोलिक्यूल्स हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, कई सारे फिर एसोसिएटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन्स जिसको अपन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी जो थिकनेस होती है सेल मेम्ब्रेन की उसको पूरा एम्बिडेट करके रखते हैं, है ना, पूरी जो थिकनेस होती है उसको क्या करते हैं, एम्बिडेट करके रखते हैं, है ना। और पेरिफेरल की बात करते हैं तो सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, जैसे कि यहाँ पर बताया, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, जैसे कि आप इसको देखिए, ये जो है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। क्यों, क्योंकि ये पूरी मेम्ब्रेन को क्या किया हुआ है, एम्बिडेट किया हुआ है। और पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है सरफेस पर, देखिए यहाँ तो आउटर आउटर साइड पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड प्रेजेंट होगा या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। देखिए आप यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पास थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ द सेल, देखा ना, देखा ना, देखिए आप इसको देखिए, आप जैसे कि इसको ही देख लीजिए आप, है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये चैनल है, प्रोटीन चैनल है। ये किसका टाइप है, ये किसका एग्जांपल है, ये जो चैनल है, प्रोटीन चैनल जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन का ही क्या एग्जांपल है। तो देखिए हमें पूरे मेम्ब्रेन को क्या करके रख रहा है, एम्बेडेड करके रख रहा है, ठीक है ना, पूरे मेम्ब्रेन को एम्बेडेड करके रख रहा है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, है ना। एंड दीज आर टाइटली बाउंड, ये क्या होता है, टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब अगर आप इंटीग्रल प्रोटीन को चाहो कि मैं मेम्ब्रेन से अलग कर दूं तो आपको पूरे मेम्ब्रेन को फिर क्या करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करना पड़ेगा। भाई अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन की बात करते हैं तो ये तो क्या होता है, सरफेस पर होते हैं, इसको आप अलग आसानी से रिमूव कर दोगे, इसको आप आसानी से रिमूव कर दोगे, है ना, इसको आप आसानी से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। लेकिन इसको अगर आपको रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तब जाके निकालो, टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। चलिए है ना, अब आगे देखिए आप एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं कैरियर प्रोटीन जो मैंने आपको बताया अभी, चैनल प्रोटीन्स, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं, एंटीजेंस, एंजाइम, ये सब क्या होते हैं, इसके इंटीग्रल प्रोटीन के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो पार्शियली एम्बेडेड होते हैं टू द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड डोंट पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं होते, एम्बेडेड मतलब मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करके रखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं, साइटोस्केलेटन प्रोटीन हो जाएगा, कुछ कैरियर प्रोटीन्स हो जाएंगे, कुछ एंजाइम्स हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। फंक्शंस क्या होता है इनका, तो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। तो इस क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को, ये जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी यानी कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हो क्या, लिंकर प्रोटीन, है ना, लिंकर प्रोटीन्स, लिंकर प्रोटीन्स। तो लिंकर प्रोटीन्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या है, सेल है ना, जैसे कि मान लीजिए क्या है, सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है ना, यहाँ पर मान लो कोई प्रोटीन है, इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका एक साइड से तो क्या होगा, ये एक्टिन फिलामेंट से जुड़ा होगा जो कि साइटोप्लाज्म में है, और एक साइड से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यहाँ पर कुछ कोलेजन फाइबर उससे जुड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्या करता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है इसको, सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। और चैनल प्रोटीन फंक्शंस एज चैनल्स फॉर डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, ठीक है। उसके बाद कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, है ना, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन
बाय एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, ठीक है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, है ना, कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, देखिए आप कुछ रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, है ना, और सम प्रोटीन जो होते हैं वो एंटीजेंस की तरह एक्ट करते हैं, तो क्या होता है इसका फंक्शन हो जाएगा। फिर इसके अलावा मेम्ब्रेन पर आपको कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलते हैं 5%, ठीक है, किसके फॉर्म में, या तो आपको किसके फॉर्म में देखने को मिलेगा, ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में, है ना, ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में, या मतलब या नहीं बोल सकते हैं, तीनों प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेम्ब्रेन पर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में, है ना, और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में, और ग्लाइकोकेलिक्स, है ना, और क्या जाएगा, ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स। तो यही कार्बोहाइड्रेट अगर मान लो किससे जुड़ा है, लिपिड से जुड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे। अगर ये प्रोटीन से जुड़ा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे। और ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है, ग्लाइकोकेलिक्स एक तरह का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लो ये एक सेल है ना, जैसे कि मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, दूसरी सेल है ना, ये आपकी क्या है, दूसरी सेल है, ठीक है। तो इन दोनों सेल के बीच में, इन दोनों के सेल के बीच में क्या होता है, कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। तो ये दोनों सेल को बांधे रखता है, जोड़े रखता है, ठीक है, इस तरह से ग्लाइकोकेलिक्स तो भी किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। तो देखिए वहां पर सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन अटैच टू द प्रोटीन्स एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। कुछ जो होते हैं लिपिड से और क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। और कुछ लूज कवरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती है, ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पूरे सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये क्या होगा, पूरे सेल मेम्ब्रेन पर होगा, ये पूरे यहाँ पर, ये इधर भी पूरे, और ये क्या करेगा, ये सेलों को एडहेयर करके रखेगी, सेलों को जोड़ के रखेगी। यानी कि यहाँ पर दूसरी सेल मान लो प्रेजेंट है ना, यहाँ पर मान लो दूसरी सेल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर मान लो दूसरी सेल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर मान लो दूसरी सेल प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम फंक्शंस। तो देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर, ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस को एंट्री और एग्जिट नहीं होने देते सेल में, है ना। और देखिए आप ग्लाइकोकेलिक्स की बात करते हैं, मैंने बताया था ना, फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स हेल्प इन द टाइट फिक्सेशन ऑफ सेल्स विद अनदर, है ना। और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। तो देखिए आप ये डायग्राम को देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये लिपिड मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कुछ प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ और फंक्शंस। तो लिपिड जो मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका पूरा कॉमन फंक्शन बताया, प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एकदम जनरल फंक्शन ये सारे, ठीक है, आपको पता है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी की बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है क्या करती है, इसका अपन क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, विच अलाउ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, यानी कि एक प्रकार से ये बैरियर का काम करती है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस एंटर करना चाहिए कौन सा नहीं इंटर करना चाहिए, तो किस पर डिपेंड करता है, सेल मेम्ब्रेन पर, एक प्रकार से बैरियर का काम करती है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब इनटू द सेल, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करें, जितना भी मेटाबोलाइट्स होता है एंड कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सेल से बाहर एक्सक्रीट होते हैं, तो वो किसके थ्रू होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या देख लिया, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को देखा और उसके फंक्शंस को देखा, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। पहली क्लास थी, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को सब लोग बताना है कि क्लास में आपको समझ में आया कि नहीं आया, इससे मेरे को ये पता लगेगा कि कौन स्टूडेंट लेक्चर को देख रहा है पूरा, है ना। तो जिसने पूरा लेक्चर को देखा है व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे को बताना कि आपने लेक्चर देखा है, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन। हाँ एक बात और, जो मेरे को बताएगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा कि सर मैंने पूरी लेक्चर देखी है ना। मेरा लेकिन स्टूडेंट होना चाहिए सुश्रुत 2.0 का।